तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। बसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। तो अभी तक हम लोग मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसफार्मर में डिस्कस कर रहे थे। लाइव आ जाइए सभी लोग, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के सेशन में भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और कुछ और बातें करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, तो मिस मत करिए। अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट के एक दो सेशंस ले चुके हैं, और आज के सेशन में उन्हीं टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे और कुछ और बातें करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, राइट। तो कहाँ तक का डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में, कमेंट करके बताइएगा। एक बार बताइए, आवाज वगैरह क्लियर है सभी को? वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रहा है ना? चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। ठीक है, गुड इवनिंग सर। न्यूमेरिकल करवा दीजिए। न्यूमेरिकल बिल्कुल। न्यूमेरिकल अद्वैत एजुकेशन वाले चैनल पे जाके देखिएगा। अद्वैत एईजेई एजुकेशनल चैनल पे, वहां पे एईजेई फाउंडेशन बैच के नाम से हम लोग कंटिन्यू किए हैं, जिसमें आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी चल रहे हैं क्वेश्चन टॉपिक वाइज, और इलेक्ट्रिकल मशीन के भी टॉपिक वाइज वहां पे क्वेश्चन चल रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोगों ने क्वेश्चन जब वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज, जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट, फिर आइडियल ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट, इस तरीके से टॉपिक वाइज वहां पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, राइट। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था नो लोड करंट के बारे में, नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था, है ना। तो नो लोड करंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होनी चाहिए? लीस्ट होनी चाहिए। जब करंट कम होगा तभी तो कॉपर कंडक्टर, जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर लगेगा मशीन बनाने को, वो कम लगेगा, क्योंकि कॉपर की ही वाइंडिंग बनानी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर करंट की रेटिंग कम होगी तो वॉल्यूम भी कम लगेगा। जैसे कि करंट डेंसिटी के फॉर्मूला से हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए होता है। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना ज्यादा करंट की रेटिंग होगी उतना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगने वाला है ना। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिन मशीन में एयर गैप मिनिमम होता है, उन मशीन्स में आपके नो लोड करंट की वैल्यू भी कम होती है, और जिन मशीन में एयर गैप लार्जर होता है, उन मशीन्स में नो लोड करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, लाइक रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। रोटेटिंग मशीन्स लाइक इंडक्शन मशीन के बारे में हम लोग बात करें तो 35 से 45% तक होती है नो लोड करंट की वैल्यू। 35 से 45% ऑफ फुल लोड करंट के बराबर होती है नो लोड करंट की वैल्यू। जबकि ट्रांसफार्मर लीस्ट एयर गैप ट्रांसफार्मर में देखने के लिए मिलता है, इसीलिए नो लोड करंट की वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर भी लीस्ट होती है कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना। तो एयर गैप से ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, लास्ट सेशन में इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया था। अब आज हम लोग बात करते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में, जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को नीड पड़ेगी, मैग्नेटिक सर्किट अभी कंटिन्यूड है, मैग्नेटिक सर्किट में ही बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक सर्किट में ही डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या, रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर which opposes the flow of current।
फ्लो ऑफ करंट। आप लोगों ने नेटवर्क में अभी बात किया होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो आप पढ़ते हैं बार बार। तो रेजिस्टेंस सभी को मालूम है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप ऑलरेडी पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मशीन में बात कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस को प्रॉपरली समझने की जरूरत है ना। रेजिस्टेंस की नाम जब भी आता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये एक लॉसी एलिमेंट है, कि लॉस होता है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस जब भी सुनते हैं हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू लॉसेस। लेकिन ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस ऑलवेज लॉसी नहीं है। इसको लॉसी की तरह ट्रीट करना हमेशा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है, रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है, और रेजिस्टेंस कैसा होता है? एक पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है ना। रेजिस्टेंस कैसा एलिमेंट होता है? पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। रेजिस्टेंस क्या है? एक पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। तो ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और इसमें पावर इनपुट आप दे रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे करंट वगैरह फ्लो करेगा आई, और ये रेजिस्टेंस का आई जो कि फॉर्म करेगा आपका आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉपर लॉस, और इसी को बोलते हैं कॉपर लॉस। इतना तो सभी को मालूम है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा। तो बात करते हैं कि अगर यहाँ पे करंट जा रहा है तो आई स्क्वायर आर लॉस या फिर कॉपर लॉस होगा। मतलब कि क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही रेजिस्टेंस में आप सप्लाई करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही रेजिस्टेंस में सप्लाई करिए, एनर्जी और पावर रेजिस्टेंस में सप्लाई करिए, करंट फ्लो करता है, और आई स्क्वायर आर लॉस होगा और कॉपर लॉस फॉर्म होगा। इसके कारण क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इन लॉसेस के कारण, कॉपर लॉस के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। हीट डेसिपेशन होगा, और हीट रिलीज कर जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में। डिसिपेशन ऑफ हीट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हीट डेसिपेट हो जाएगा। इतना ही जानते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। इतना ही जानते हैं कि एक लॉसी एलिमेंट है। ये क्या हो रहा है? काइंड ऑफ लॉसेस हो रहे हैं ना रेजिस्टेंस में, कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिए, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, और इस रेजिस्टेंस जो कि कंडक्टर है उसका टेम्परेचर राइज होगा, और हीट डेसिपेट होगा, और जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा हम लोग डिफाइन करते हैं कि एज अ लॉसी एलिमेंट ट्रीट करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस एक लॉसी एलिमेंट नहीं है। इसका एक डेफिनेशन ऐसा लिखे हम लोग कि ध्यान रखते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है क्या डेफिनेशन रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस is an element in electrical engineering or electrical circuit in which if we apply electrical energy then it converts it
it converts to any non-electrical form, non-electrical form, non-electrical form, कॉमा करके आगे लिख लीजिएगा, irreversibly, ध्यान रखिएगा। ये एक नया डेफिनेशन आपको रेजिस्टेंस का पता चला। रेजिस्टेंस इज एन एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच if we apply electrical energy then it converts to any non electrical form irreversibly, कि ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कि रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए वो किसी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो हीट भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है ना, डिसिपेशन ऑफ हीट इन एटमॉस्फेयर, तो हीट भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, केवल फॉर्म में चेंजेस किया जा सकता है एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिए तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये इसको कन्वर्ट कर देता है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे अगर डिस्कशन करना चाहें कि सपोज करिए जो ओल्डन डेज में हम लोग यूज करते थे इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप की कुछ इस तरीके से होता था जिसमें येलो कलर की लाइट एमिट होती थी, येलो कलर की लाइट एमिट होती थी, है ना, येलो कलर की लाइट एमिट होती थी, इनकैंडेसेंट लैंप इसको बोलते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप, तो इसको किस चीज से मॉडल करें, मॉडल करें इन द सेंस कि इस बल्ब को जो कि येलो कलर का लाइट एमिट करता था उसको नेटवर्क थ्योरी के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किस एलिमेंट से मॉडल करें, किस चीज से रिप्रेजेंट करें। सपोज करिए इस बल्ब का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है हम लोगों को, तो किससे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस से ड्रॉ करेंगे, इंडक्टर से ड्रॉ करेंगे, कैपेसिटर से ड्रॉ करेंगे। तो तीन ही बेसिक एलिमेंट है हमारे पास, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो तीनों में से किस चीज से आप मॉडल करेंगे, इसको किस चीज से मॉडल करेंगे। ध्यान रखिए इनकैंडेसेंट लैंप में क्या होता है, इनकैंडेसेंट लैंप में हम लोग सप्लाई क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट देते हैं ना, हम लोग सप्लाई यहां पे क्या देंगे, सप्लाई क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं। ये इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, या फिर आउटपुट लिख सकते हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिल रहा है। सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और किस एनर्जी, लाइट भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है ना, तो इसको आउटपुट क्या मिल रहा है, लाइट के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसको प्योर रजिस्टर से हम लोग मॉडल करते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप को रजिस्टर से मॉडल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, सब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये इमीडिएटली उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। हम लोग सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में, और इस चीज की नीड है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, सब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है इसको। तो यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैंप को भी हम लोग रिप्रेजेंट जब करेंगे तो वो प्योर रजिस्टर से करते हैं, रेजिस्टेंस, है ना, रजिस्टर एज अ रेजिस्टेंस, रजिस्टर इज अ फिजिकल एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इस तरीके से रेजिस्टेंस है ना, इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है वो रेजिस्टेंस है। फिर हीटर के बारे में बात करें हम लोग, हीटर जिससे पानी वगैरह गर्म करते हैं, हीटर
यहाँ पे लाइट वगैरह जलते रहता है ना, ये हीटर हो गया। अब इसको ये पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई क्या करते हैं इस हीटर में, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट देते हैं, और ये हीट प्रोड्यूस करता है ना, जिसके कारण हीट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण आपका पानी गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको भी हम लोग किस चीज से मॉडल करते हैं, प्योर रजिस्टर से मॉडल करते हैं, रेजिस्टेंस से मॉडल करेंगे, है ना, रेजिस्टेंस से मॉडल करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज कि सपोज करिए किसी एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पे सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है उस एनर्जी को, या इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल आउटपुट। तो उसको हम लोग नेटवर्क थ्योरी के कौन से एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से एलिमेंट से मॉडल करते हैं, रेजिस्टेंस से मॉडल करते हैं। सिमिलरली इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी एज अ इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी, और ये कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल आउटपुट में, मैकेनिकल आउटपुट में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी एलिमेंट में दी है, वो मैकेनिकल आउटपुट दे रही है आपको, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसको भी हम लोग किससे मॉडल करते हैं, इस इंडक्शन मोटर को मॉडल अगर करना रहेगा नेटवर्क थ्योरी के कौन से एलिमेंट से करते हैं, तो रेजिस्टेंस से, मैकेनिकल लोड को, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस यूज करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है ना। रेजिस्टेंस का क्या डेफिनेशन होता है, रेजिस्टेंस इज अ एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट in which if we apply electrical energy then it converts it to non electrical form of output, है ना। तो ये हो गया। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आगे हम लोग बात करें, आगे रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज नॉट अ लॉसी एलिमेंट। अगर एक एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं तो यहाँ पे तो ध्यान रखिए, वो लॉसी होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अपने आप पे डिपेंड करेगा। कि इंडक्शन मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, मैकेनिकल आउटपुट दिया, रेजिस्टेंस से मॉडल किए इसको, तो यहाँ पे ये मैकेनिकल एनर्जी वेस्ट है क्या, वेस्ट हो गई क्या, लॉस हो गया क्या, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो लॉस नहीं हुआ ना यहाँ पे। अगर आपने स्विच ऑन किया, ये फैन घूमने लगा, तो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, ये लॉस है क्या कि फैन घूम रहा है, नहीं, आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है उसमें। तो ये ऑलवेज एज अ लॉसी एलिमेंट नहीं बिहेव करता है। बल्ब में, बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, लाइट आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट हुई, लॉस हो गया क्या, लॉस नहीं हुआ। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, कॉपर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट वो चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, आई स्क्वायर आर लॉस हो गया। तो ऑलवेज रेजिस्टेंस एज अ लॉसी एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या, मैकेनिकल एनर्जी जो कि यूजफुल एनर्जी है, हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ, जो कि जिसका यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है हम लोगों ने, इरिवर्सिबली। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगेन इसमें अगर हम लोग लाइट दें तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना, लाइट अगर दें तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट इस बल्ब से नहीं मिलेगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो ये समझ में आ गया। तो इसको एज अ लॉसी एलिमेंट नहीं ट्रीट करिएगा, क्योंकि हम लोग मशीन्स में हैं तो बहुत सारे एलिमेंट को रेजिस्टेंस से मॉडल करेंगे, तो रेजिस्टेंस को लॉसी एलिमेंट समझना आज से बंद कर दीजिए। फिर आगे हम लोग बात करें,
आगे बात करें रिएक्टिव एलिमेंट्स, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ था हम लोगों ने रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस में एक और पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। यहाँ पे स्टार पॉइंट या फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए इसको, पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है, स्टार पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स, आगे बात करते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स, रिएक्टिव एलिमेंट्स। रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द सेंस कि इंडक्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, ये किस में आता है, रिएक्टिव एलिमेंट्स में, रिएक्टिव एलिमेंट में आते हैं, है ना। तो क्योंकि एल को, एक्सएल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये क्या होते हैं, इनको और भी नाम से जाना जाता है, ये क्या होते हैं, मेमोरी एलिमेंट होते हैं, मेमोरी एलिमेंट, मतलब कि इसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है। मेमोरी एलिमेंट का मतलब है स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी, इनमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है कि एनर्जी अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये स्टोर करने की एबिलिटी होती है कि कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, देन डिलीवर बैक टू सप्लाई दे देते हैं, है ना। तो इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इंडक्टर जो है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, E इज इक्वल टू हम लोगों को मालूम है हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर इन केस ऑफ इंडक्टर। और कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इसकी एनर्जी को हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो बताइएगा, देखिए किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। यहाँ पे क्या है, करंट है ना, करंट है, करंट से क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, करंट से क्या बनता है, फ्लक्स। और वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, फील्ड। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, करंट की वोल्टेज। तो अगर कोई कंडक्टर है, इसमें इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, आई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो करवाएं, तो कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बन जाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बन जाती हैं, किसके हिसाब से, ऑस्टर्ट के नियम के हिसाब से, ऑस्टर्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट कैरी कर रहा है तो कंडक्टर के चारों तरफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बन जाती हैं, है ना। तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, करंट। वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल है क्या, वोल्टेज से फ्लक्स बनेगा क्या, नहीं, करंट से, करंट मेन फैक्टर है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक सॉरी वोल्टेज जो है रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। कैपेसिटर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करिए इसको, बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट करिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, डिफरेंट चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनाया जाता है। तो वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल होता है, वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, जबकि
करंट रेस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, करंट रेस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो इंडक्टर अपनी एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, कैपेसिटर अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इंडक्टर स्टोर्स इट्स एनर्जी in the form of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर स्टोर्स इट्स एनर्जी in the form of magnetic field, sorry, in the form of electric field, electric field। और भी कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो ऐड कर लीजिएगा कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, VL इज इक्वल टू LDI बाई dt। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया, करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर मतलब कि C इज इक्वल टू करंट थ्रू कैपेसिटर, I इज इक्वल टू चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर, IC इज इक्वल टू CdVC बाई dt। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये क्या है, करंट थ्रू कैपेसिटर या चार्जिंग करंट, है ना। और ये क्या है, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, है ना। तो VL इज इक्वल टू LDI बाई dt होता है, IC इज इक्वल टू CdVC बाई dt होता है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसी के थ्रू एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इसी के थ्रू एक पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए करंट से क्या बनता है, करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। वोल्टेज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट, है ना, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, इफ वोल्टेज induces, then we model it as inductor, we model it as with मॉडल विथ इंडक्टर, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे कि करंट में वेरिएशन के कारण अगर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो इंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन के कारण अगर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो इंडक्टर से मॉडल करते हैं, इंडक्टर से
मॉडल करते हैं। VL इज इक्वल टू RDI/dt। यहाँ पे इसके लिए पॉइंट लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और voltage if current flows, then we model with capacitor। तो उस चीज को हम लोग कैपेसिटर से मॉडल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम लोग इंडक्टर में कोई एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो इसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है। रिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं इसको, मेमोरी एलिमेंट और स्टोरिंग एलिमेंट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ टाइम के लिए स्टोर किया, देन डिलीवर बैक टू सोर्स दे दिया। कैपेसिटर में भी एनर्जी अगर सप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, एंड देन डिलीवर बैक टू सोर्स दे देगा। तो अगर मैं आपको 10 रुपए दूं और 5 सेकंड बाद आपसे 10 रुपए वापस ले लूं, अगर मैंने आपको 10 रुपए दिया और 5 सेकंड बाद 10 रुपए वापस ले लिया, तो आपके पास कितना पैसा बच गया या रुपया बच गया? कितने रुपए बचे आपके पास? एक भी नहीं। अगर 5 रुपए दिया, 5 सेकंड बाद वापस ले लिया, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, है ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, इंडक्टर को कुछ एनर्जी दी, ये स्टोर करके रखा, देन ये डिलीवर बैक टू सोर्स दे दिया, तो इसके पास कितना एनर्जी या पावर बच गया? जीरो। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा, एवरेज एक्टिव पावर absorbed by इंडक्टर और कैपेसिटर is always zero। Average active power absorbed by इंडक्टर और कैपेसिटर is always zero, या reactive elements is always zero। ठीक है, अगर इसको 10 रुपए दीजिए और कुछ टाइम के बाद वापस ले लीजिए, तो इसके पास कितना बच गया? जीरो। तो एवरेज एक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर ऑलवेज जीरो होता है। ये पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होते हैं क्या, लाइक रेजिस्टेंस? नहीं, रेजिस्टेंस के केस में हम लोगों ने लिखा था रेजिस्टेंस इज पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, जबकि रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट नहीं होते हैं, पावर स्टोरेज एलिमेंट होते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स आर पावर स्टोरेज एलिमेंट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिएक्टिव एलिमेंट्स आर पावर स्टोरेज एलिमेंट। not power absorbing or dissipating element। तो पावर स्टोरेज एलिमेंट होते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स इज पावर स्टोरेज एलिमेंट, नॉट पावर एब्जॉर्बिंग और डिसिपेटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा,
इट इज नॉट अ पावर एब्जॉर्बिंग और डिसिपेटिंग एलिमेंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। इसमें पावर दीजिए, एब्जॉर्ब करेगा, सब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। और इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पावर और पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट, डिसिपेटिंग एलिमेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, कौन सा एलिमेंट क्या कैसा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं आप, है ना। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिर इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में भी हम लोगों ने बात की है, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में भी डिस्कस किया। ओके, देखिए लाइव सेशन में रहिए, अदरवाइज क्या होगा कि सेशन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा बहुत दिनों तक। आई बात समझ में? लाइव सेशन में रहिए, इंटरेक्ट करिए, तभी सेशन कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, सॉरी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया, राइट। अब क्या बचता है? अब क्या बच जाता है? रिलक्टेंस। अब बच जाता है रिलक्टेंस। ये तो था इलेक्ट्रिक सर्किट के जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात किया। रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है, रिलक्टेंस क्या होगा? रिलक्टेंस, रिलक्टेंस के बारे में अभी बात कर लेते हैं। रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट, ये क्या हो? मैग्नेटिक सर्किट की प्रॉपर्टी है ना, वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रॉपर्टी थी, ये मैग्नेटिक सर्किट की प्रॉपर्टी है रिलक्टेंस। तो पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है कि पावर स्टोरेज एलिमेंट होता है? रिलक्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा 1/μ लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर, ठीक है। इसकी यूनिट किस में होती है? 1/हेनरी पर मीटर मल्टीप्लाइड विथ लेंथ किस में होगा? मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल और मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1/हेनरी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं हेनरी इनवर्स। इसकी यूनिट किस में होती है? हेनरी इनवर्स, है ना। इसकी यूनिट किस में होती है? हेनरी इनवर्स में। इंडक्टर की यूनिट किस में होती है? हेनरी, और इसकी यूनिट होती है हेनरी इनवर्स में। तो रिलक्टेंस जो होता है हमेशा याद रखिएगा, रिलक्टेंस इज पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होगा कि पावर स्टोरेज एलिमेंट होगा? रिलक्टेंस इज पावर स्टोरेज एलिमेंट होता है, स्टोरेज एलिमेंट। किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है? स्टोर इट्स एनर्जी in the form, in the form of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो रिलक्टेंस में भी अगर एनर्जी लिखना रहे तो एनर्जी इन रिलक्टेंस इज हाफ एल आई स्क्वायर से ही निकालते हैं हम, हाफ एल आई स्क्वायर
का यूज करेंगे, वहां पे देखेंगे हम लोग किस तरीके से करते हैं, करंट को फ्लक्स से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो रिलक्टेंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि रिलक्टेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर स्टोरेज एलिमेंट है कि पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। तो इन दोनों चीज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रिलक्टेंस कैसा है, पावर स्टोरेज एलिमेंट है और इसकी यूनिट होती है हेनरी इनवर्स में। और आपको ये ऐसा भी दिया जाता है कि ये मैग्नेटिक सर्किट कितना एनर्जी स्टोर कर रही है, कैलकुलेट करिए। तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी, तो देखेंगे कि कितना एनर्जी ये स्टोर करती है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में आगे हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर डिस्कस कर रहे हैं, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को रोकना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ईएमएफ है और ये आपके कंडक्टर और ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट के फ्लो को रोकना है तो आप क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट कर सकते हैं। तो करंट जाएगा क्या, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता है ना। तो ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता है। वी हैव इलेक्ट्रिकल insulators to block the flow of electric current अपने पास इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, वी हैव इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास इंसुलेटर है, एयर है ना। ओपन सर्किट मतलब बीच में क्या है, एयर। एयर में करंट पास होगा क्या, नहीं होता है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होता है, 30 kV पर सेंटीमीटर, है ना। तो ध्यान रखिएगा 30 kV पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे इंसुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, या तो ऊपर लकड़ी लगा दीजिए, कुछ A4 साइज के पेपर्स लगा दीजिए, बंच ऑफ पेपर, जो कि करंट के फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं। वी हैव इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर विच कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में बात करें, मैग्नेटिक सर्किट में इंसुलेटर्स हैं क्या हमारे पास। इस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट है और इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है। बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, बीच में क्या है, एयर है। तो सपोज करिए इस मैग्नेटिक सर्किट में अगर फ्लक्स फ्लो कर रहा है, इस मैग्नेटिक सर्किट में अगर फ्लक्स फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, पाई मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो एयर आ जाने के कारण फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा क्या। एयर आ जाने के कारण आपका फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा क्या, एयर गैप लिख सकते हैं इसको। नहीं, फ्लक्स स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो वो एयर से भी अपना रास्ता बना लेता है।
ठीक है, ये अगर एन पोल है और ये अगर एस पोल है बार मैग्नेट में, तो एन पोल से फ्लक्स निकलते हैं और एस पोल पे इंटर करते हैं। इनसाइड द मैग्नेट एस टू एन ट्रेवल करते हैं, इनसाइड द मैग्नेट एस टू एन ट्रेवल करते हैं और एन पोल से फ्लक्स निकलते हैं, एस पोल पे इंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलता है और एस पोल में इंटर करते हैं। यहाँ पे कौन सा इस मैग्नेट के अराउंड में एयर ही तो अवेलेबल है, तो एयर से फ्लक्स पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? एयर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सकता है, एयर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सकता है ना? तो ये डॉटेड करके ऐसे निकलेंगे, फिर यहाँ से अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इंटर करेगा सिमिलरली। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? करली फील्ड्स होते हैं, क्लोज बाय इट्स ओन होते हैं, ये एयर से भी अपना पाथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से फ्लक्स जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा, ये फ्लक्स यहाँ से पास हो जाएगा और इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगा इस मैग्नेटिक मटेरियल के। तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट लिखा जा सकता है ना, we don't have magnetic insulators, we don't have magnetic insulators which can block flow of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ मैग्नेटिक इंसुलेटर्स नहीं है, है ना? तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। मैग्नेटिक इंसुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना? तो हमारे पास ऐसे कुछ मैग्नेटिक इंसुलेटर्स नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया और देखें आप लोग चैट में रिस्पॉन्ड करते रहा करिए, लाइव सेशन अटेंड करिए, है ना? जिससे कंटिन्यूअसली ये क्लासेस आप एंजॉय कर सकें। अदरवाइज क्या होगा, ये क्लास बीच में ही ब्रेक करनी पड़ेगी, फिर मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने के बाद और बाकी जो पोर्शन है वो कवर नहीं कराए जाएंगे भाई। जब आप इंटरेस्टेड नहीं है तो पेड क्लासेस में हम लोग पढ़ाएंगे, यूट्यूब में कंटेंट नहीं देंगे, ठीक है? तो लाइव सेशन अटेंड करिए, आप ही लोग के लिए है ये लाइव सेशन, ठीक है? तो चलिए, बसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 26 जनवरी भी आने वाला है, तो 26 जनवरी के इस मौके पे गेट एकेडमी की टीम जो है आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाली है। तो 26 जनवरी में अगर आप कोर्सेज में एनरोल करते हैं, जैसे कि अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, बीटीएससी जेई, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी वैकेंसी थी, पूर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से भी रिक्रूटमेंट है। तो किसी भी कोर्सेज में आप एनरोल करते हैं, या तो एसएससी जेई आरआरबी जेई के कोर्सेज में एनरोल करते हैं, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो सब्जेक्ट में स्पेशलिटी है जिनकी, वो जो है रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आप लोगों को चैनल्स में पढ़ा रहे हैं, है ना? तो गेट एकेडमी लाइव ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से जाके कोर्सेस आप विजिट कर सकते हैं और आप जो है एनरोल कर सकते हैं। 26 जनवरी के मौके पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा गेट एकेडमी के कोर्सेज पे। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन मिलेंगे, ब्यूटीफुल डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के इन कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।